हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सारे के सारे? बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर दूं, तुम्हारे कमेंट ठीक से विजुलाइज हो। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है। हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। बस तुम्हारे कमेंट देख लिए, तो आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल, यस, आपकी ओएमआर सीट आ चुकी है, ठीक है। जो बच्चे लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिए थे 2025 में, क्लियर है बिल्कुल, मतलब लास्ट ईयर का मतलब है इसी साल जो एग्जाम दिए थे उनका ओएमआर, और साथ में प्रोविजनल आंसर की आ गई है। ओके, अपना एक बार मार्क्स काउंट कर लेना। और ठीक है, 450 से नीचे आ रहे हैं तो दो ही ऑप्शन है, या तो रीस्टार्ट करो, ठीक है। पर नीचे आ रहे हैं तो रीस्टार्ट ही के लिए बोलूंगा मैं। जिनके 200 से भी नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और जिनका अटेम्प्ट दूसरा हो चुका है, उनके लिए बोलूंगा भाई कुछ और करो, ठीक है। बाद बाकी का ठीक है, रीस्टार्ट करो। ओके, चलो, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मंथन बैच, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 6 जरूर है, क्योंकि 3 लेक्चर आपके बेसिक के थे, तो एक्चुअल में ये लेक्चर नंबर क्या होगा? 3। ब्रैकेट में लिख देता हूं लेक्चर नंबर 3, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का गोल क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन नीट में हर साल आता ही है, ठीक है। यस, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये टारगेट रहेगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है रिवीजन का, जिसमें मैं डाउट को इंक्लूड कर लेता हूं। एक मिनट भाई। तो सबसे पहला रहता है हमारा रिवीजन का, जिसमें डाउट को मैं इंक्लूड कर लेता हूं, ठीक है। अगर डाउट की बात करूं तो बच्चों ने कुछ डाउट का मतलब है अपने दिल की बात जो कही है, वो एक सुना भी देता हूं पढ़ के मैं। यस, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर डीपीपी नहीं है। कुछ नए बच्चे होंगे उनको बता दूं मैं, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट में जाओगे, ठीक है, तो अपनी क्लासेस होंगे, उन क्लासेस के अंदर आप जाओगे तो एक तो असाइनमेंट वाला सेक्शन है, उसमें अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदर कंटेंट वाला पार्ट है ना, उसमें लिंक लगा दिए हैं हर चीज के, डीपीपी के भी लिंक लगे हुए हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। और आपके सॉल्यूशन के भी लिंक लगे हुए हैं, पीडीएफ के भी लिंक लगे हुए हैं। तो लिंक क्लिक करके वो चीज आपकी एकदम तुरंत मिल जाएगी आपको पीडीएफ फॉर्म में। सबसे बेटर तरीका ये था अभी, ठीक है, जिसे ढूंढने ना पड़े आपको। ओके, लेक्चर 3 आज लाइव है। मैं डाउट पढ़ दे रहा हूँ आपके, ये बस कवर कर लिए हैं मैंने सारे वैसे तो। एक बच्चे ने कहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। तुम पहला टेस्ट तुम्हारा देखो, अब पहला टेस्ट आ रहा है, ठीक है। पहले टेस्ट के अंदर अपनी पूरी शिद्दत से, पहला टेस्ट नहीं सारे टेस्ट देने हैं, जो स्टार्टिंग के कुछ टॉप बच्चे होंगे उनसे डायरेक्टली हम बात करेंगे। यस, डायरेक्टली हम फेस टू फेस बात करेंगे, और उनकी बातों को रिमेनिंग सारे बच्चों तक पहुंचाएंगे एक वीडियो की फॉर्म में, यानी रिमेनिंग बच्चे हैं तो वो भी जान पाए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है। ऐसा लगभग हम हर टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। और आगे जाकर के कुछ ऐसा भी करेंगे कि आपको हो सकता है बुला लें यहाँ पर, ठीक है। तो अपना 100% देना टेस्ट में, टेस्ट के बेस पर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं फ्यूचर में, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको पुश मिलेगा और बेटर करने का, ठीक है। यस,
स्टेप बाय स्टेप और बेटर करने का। क्लियर है बिल्कुल? तो कुछ मैं आपको बता दूं ऐसा हम करने वाले हैं, ठीक है। एक बच्चे का भी कमेंट था, उस कमेंट को पढ़ करके, बच्चे का नाम है मानसी, मानसी ने ये वाली बात कही थी तो हमने अच्छी लगी, तो हमने कहा ठीक है बेटा इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील मानसी ने कहा है कि सर ऑफलाइन वाला फील आ जाएगा अगर आप ऐसा करोगे, तो बिल्कुल बेटा तेरी बात को हमने मान लिया है, ठीक है, और हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। ओके बीएमएस सर प्लीज। डीपीपी का बहुत प्यारा सेक्शन बना दिया है हमने, ठीक है। अदर कंटेंट में जाकर के एक बच्चे ने लिखा हुआ है ओम, ठीक है, तो ओम इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा, अलग से प्यारा सा कंटेंट बना हुआ है, बस क्लिक करो वो चीज आपको मिल जाएगी, क्लिक करो वो चीज मिल जाएगी, एक साथ एक ही जगह, ठीक है, अदर कंटेंट में। हाँ मानसी बेटा तेरा हमने कर लिया। जिसका पहला ड्रॉप है, बच्चे ने लिखा है जिसका पहला ड्रॉप है बेटा, मैं सच कह रहा हूं इस बार तुम्हारा आखिरी ड्रॉप कर देंगे इसको, इसके बाद तुम्हें तैयारी नहीं करनी, सीधे तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे। बट जितना कह रहे हैं वो साथ करते जाना, बस एक ही शर्त है, बैकलॉग मत आने देना, जो होमवर्क मिल रहा है वो करते जाना, क्लास में थोड़ा एकदम अलर्ट रहना, कॉन्शियस रहना, ठीक है। और जो भी आपका टेस्ट आएगा, हर हफ्ते टेस्ट आएगा, उसको सीरियसली देना, ठीक है। और टेस्ट के बाद हम डिस्कशन भी कर लेंगे कि टेस्ट का लेवल क्या था और आपको कितने क्वेश्चन छोड़ने थे, कितने, ठीक है, करने थे। इस बार जो टेस्ट होगा उसमें ज्योलॉजी में तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जो मेजर टेस्ट होगा उसमें हम छोड़ने वाले क्वेश्चन भी डालेंगे जिससे कि हैबिट पड़े, ठीक है। और कौन से छोड़ने वाले होंगे वो टेस्ट के बाद बताएंगे, टेस्ट के पहले नहीं बताएंगे। ओके चलो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो इसलिए देखो जब भी लेक्चर खत्म हो तो उसमें कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपनी दिल की कोई भी बात कहोगे, मैं उसको कहीं ना कहीं यहां पर ले लूंगा, या अपनी लाइफ में उतारना होगा उतार दूंगा कहीं ना कहीं, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लूंगा अगर वो एक्सेप्टेबल होगी तो। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा ठीक है। और लेक्चर सही लगे तो अपना लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना बात जरूर कह दिया करो, ठीक है। बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल था। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर दो तीन बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, वो उसको डाउट में मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब है जो आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, थोरेसिक चैम्बर के प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। चैम्बर का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नो डाउट अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा एक तरीके से। नेगेटिव का मतलब है कम होने का मतलब है नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे जीरो है, प्रेशर बढ़ गया जीरो से 1 2 3, ठीक है, प्रेशर जीरो हो गया, नेगेटिव प्रेशर बढ़ गया यानी जीरो से नीचे चला गया। जितना वैक्यूम क्रिएट करोगे तो नेगेटिव प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करोगे पॉजिटिव प्रेशर बढ़ता जाएगा। नेगेटिव का मतलब है सक्शन, एकदम वैक्यूम पंप बन जाएगा जो अचानक से एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव की तरफ एयर का फ्लो हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, एक बच्चे ने लिखा था सर एक्सपेल्शन ऑफ एयर क्या होता है। एक्सपेल्शन का मतलब है तेजी से बाहर निकलना, एक्सपेल्ड आउट होना, एक्सपेल्शन ऑफ एयर, ठीक है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ा दोगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, अंदर ज्यादा तो एक्सपेल्शन ऑफ एयर होगा, इसको एक्सपायरेशन बोलेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो सबसे पहले मैंने बताया था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए दो टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है, एक डायफ्राम के मसल्स, एक इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, रिब्स के बीच मिलने वाले मसल्स। इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एयर का फ्लो इन एंड आउट होता है, क्योंकि एयर का फ्लो हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, हाई टू लो, हाई टू लो। कोई डाउट? हाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोई डाउट बेटा? हाँ, एयर का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। यस, कोई डाउट? चलो अब हम बात करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल जो बाहर लगे हुए हैं, एक इंटरनल जो पीछे हैं। एक्सटर्नल रिब्स को ऊपर लिफ्ट अप करते हैं, साथ में स्टर्नम भी लिफ्ट अप होता है। इंटरनल रिब्स को नीचे लेकर के आते हैं, साथ में स्टर्नम भी नीचे आता है। जैसे हाथ लगाओ स्टर्नम के ऊपर, समझ रहे हो? हाँ, रिब्स भी लिफ्ट अप हो रहे हैं, साथ में आपका स्टर्नम भी लिफ्ट अप हो रहा है, ठीक है।
इस तरीके से एक्सटर्नल की वजह से। और इंटरनल क्या करते हैं, जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो, ठीक है, तो रिप्स को नीचे लेकर के आता है, फिर छोड़ोगे ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे लेके आएगा, छोड़ोगे फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसको फोर्सफुल रेस्पिरेशन बोलते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, दौड़ लगाते हो, ट्रेडमिल करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, तो तेजी से सांस लेते हो आप तो उस समय आप क्या करते हो, तेजी से सांस निकालते हो, अपने आप तेजी से आती है, फिर निकालते हो, फिर तेजी से आती है, फिर निकालते हो, फिर तेजी से आती है, ठीक है। आप पुश करते हो, फिर पुश करते हो, फिर ये तरीके से होता है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं दो एक्सिस, जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट होता है, वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, ठीक है भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। जब यही दोनों मसल्स रिलैक्स होंगे, ये अपनी जगह आ जाएगा, डायफ्राम डॉम शेप चलाएगा, तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा तो फोर्सफुल मतलब एक्सपेल्शन ऑफ एयर होगा, फोर्सफुल नहीं, एक्सपेल्शन ऑफ एयर होगा, ठीक है, जिसको एक्सपायरेशन बोलेंगे। क्लियर है बिल्कुल। नॉर्मल ब्रीथिंग में, तो नॉर्मल ब्रीथिंग में ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जिस एक्सिस में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेम एक्सिस में यही मसल्स रिलैक्स करते हैं। इसलिए रिलैक्सेशन वाली मैकेनिज्म के अंदर मैंने कोई एक्सिस नहीं लिखाई थी आपको, क्योंकि सेम एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमेशा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम ऑलवेज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑलवेज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में सेम एक्सटर्नल की तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें एक्सिस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा सर अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं तो आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन बताया है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होगा, ठीक है भाई। फोर्सफुल इंस्पायरेशन यहां पर पैसिव प्रोसेस मान के चल सकते हो, एनसीईआरटी ने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया इसलिए, ठीक है। एनसीईआरटी ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन को एक्सप्लेन किया है, क्यों, जैसे मानो वहां पर क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं एयर को, भाई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को नीचे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से हम डायफ्राम को और ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, नॉर्मल से भी कम हो रहा है, एयर तेजी से बाहर निकली, फिर रिलैक्स करेंगे मसल, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराया, फिर बाहर निकली, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराया, बाहर निकली एयर, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराया। यानी यहां क्या कर रहे हैं हम, तेजी से बार बार मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा करके एयर को फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, एयर को तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। समझना मेरी बात, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर है। तो फोर्सफुल, अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करता हूं, सिंपल सी बात है, तेजी से आप एयर को बाहर निकाल रहे हो तो मसल्स अपनी जगह तो आएंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट तो रह के नहीं रह जाएंगे, अपनी जगह आएंगे तो एयर फिर अंदर आ जाएगी, फिर तेजी से एयर बाहर निकालोगे, फिर एयर अपने आप अंदर आ जाएगी, मसल रिलैक्स करेंगे। समझ रहे हो। तो यहां आपको समझना है फोर्सफुल, इसलिए एनसीईआरटी ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात की है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात नहीं की, क्योंकि जब फोर्सफुल एयर को आप बाहर निकालोगे तो अपने आप ही फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो जाएगा, जब वो मसल्स अपनी पोजीशन पर आएंगे तब। कोई डाउट बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यस या नो। हाँ, टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग पर आ रहा हूं मैं। अच्छा, इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर का मतलब है इन दो मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में भी एक प्रेशर जनरेट होता है, इसको इंट्रा, हाँ बिल्कुल सही, इंट्राप्लूरल, प्लूरल मतलब कवरिंग ऑफ लंग्स की बात चल रही है, मेम्ब्रेन की बात चल रही है, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, इंट्रा प्लूरल, प्लूरल का मतलब है कवरिंग ऑफ लंग्स, कवरिंग ऑफ लंग्स का मतलब है प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल और विसरल की बात चल रही है। क्लियर है बिल्कुल। चलो अब बात आती है टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। भाई दो टाइप की ब्रीदिंग होती है, बिना सोचे समझे तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, इसमें सिर्फ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ओनली डायफ्राम, ओनली डायफ्राम, बिना सोचे समझे तुम अपने काम किए जा रहे हो पर सांस लिए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो पर सांस लिए जा रहे हो, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ओनली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ओनली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। क्लियर है बिल्कुल। यस, ओनली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जब बिना सोचे समझे आप ब्रीथ किए जा रहे हो।
ठीक है। हाँ, जब मैं कहता हूं अच्छा करवा कौन रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का एक पार्ट है एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, वो आपसे आपके डायफ्राम को कंट्रोल कर रहा है अनकॉन्शियसली, समझ रहे हो, हाँ, बिना सोचे समझे। हाँ, जब कॉन्शियस होके करते हो, मैं कहता हूं गहरी सांस लो, आप क्या करोगे, सांस निकालो, फिर सांस लो, भाई आप ईयर इनहेल एक्सेल कर रहे हो, कॉन्शियस होके कर रहे हो, जो आप एक्चुअल में टोटल ब्रीथ का मैक्सिमम 25% करते हो, मैक्सिमम 25% करते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पर आप अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो 75%, जिसमें ओनली और ओनली डायफ्राम के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें पेट फूलता है पिचकता है, आपका पेट फूलता है पिचकता है डायफ्राम की वजह से। थोरेसिक ब्रीदिंग नहीं है, या जब थोरेसिक चैम्बर बढ़ रहा है, अब इसको थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं, इसको थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं। नहीं, नॉर्मल केस में आप थोड़े में जिए जा रहे हो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हुए, ठीक है, इसमें डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आपका एक ऐसा ब्रेन का पार्ट इसको कंट्रोल करा रहा है जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, मेडुला ऑब्लोंगेटा एमओ, वो डायफ्राम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा रहा है अनकॉन्शियसली, जबकि डायफ्राम के मसल्स, ध्यान रखना, स्मूथ मसल्स नहीं होते, ये भी स्केलेटल मसल्स होते हैं, पर कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा टोटली इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जो आपके नियंत्रण में नहीं होते उन्हीं को कंट्रोल करता है, जो आपके नियंत्रण में होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का एक सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, वो काम करेगा, ठीक है। जब भी मैं आपसे कहता हूं गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ करो, तब समझ लो आपका सेरिब्रम आपसे करवाएगा, ईयर को बाहर निकालो तब आपका सेरिब्रम आपसे करवाएगा, क्लियर है बिल्कुल। तो एक हो गई थोरेसिक ब्रीदिंग जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक हो गई एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसमें डायफ्राम के मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर है बिल्कुल। एक हो गई, हाँ, थोरेसिक ब्रीदिंग के अंदर डायफ्राम के मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग के अंदर ओनली और ओनली डायफ्राम के मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान रखना। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, तुम्हारे मैसेज बहुत छोटे दिख रहे हैं, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया। बीएमएस प्राइम फिलिंग द ब्लैंक्स है एक तरीके से, जो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे कंसेप्ट बेस्ड हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो मैं बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है। तो अब मैं बीएमएस प्राइम जो दे रहा हूं ना, उसके अंदर कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन दिया करूंगा होमवर्क के अंदर ऑलवेज, ठीक है। एनसीईआरटी फिलर और बीएमएस प्राइम आपको होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ब्रीदिंग वाला कंसेप्ट क्लियर है। आज नया टॉपिक चालू कर रहा हूं, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तुम्हारे सारे डाउट मैंने कवर कर दिए। आ जाओ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी या पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक ही बात है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट के अंदर कितने बार एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है, कितने बार ब्रीथिंग करता है, या रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, 12 से ठीक है 16 बार, कुछ लिख रहे हो एक बार देख लो, 12 से 16 बार ब्रीथिंग होती है, समझे, यस। अच्छा, बीएमएस प्राइम के सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अरे भाई फिर तो कचरा है। देखो, अगर कोई बच्चा मुझसे बीएमएस प्राइम के सॉल्यूशन मांग रहा है, मतलब वो बच्चा है जिसने लेक्चर देखा ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, जो कंसेप्ट अभी बताया वो कंसेप्ट करा रहा हूं, तो वो अलग है सबसे हटके। बीएमएस प्राइम कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूं अगर आपने समझे हैं तो बीएमएस प्राइम कर पाओगे। क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं बहुत सारे आपको, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन यहां कराता हूं, और डीपीपी में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव, जिनके सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी आपको। बीएमएस प्राइम समझ रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट, ध्यान रखो, ठीक है, चक्कर में मत पड़ जाना। अगर तुमने बीएमएस प्राइम के क्वेश्चन नहीं किए ना, फिलिंग द ब्लैंक्स वो नहीं भरे, तो समझ लो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुमने लेक्चर भी नहीं देखा, समझ लेना ये वाली बात। चलो, तो ये ध्यान रखना है आपको, तुम 12 से 16 बार सांस ले रहे हो और निकाल रहे हो,
12 to 16 टाइम एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। अच्छा, तुम कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जो लंग्स का डॉक्टर हो, ठीक है, तो उसके चैम्बर में देखना आपको स्पायरोमीटर रखा हुआ मिलेगा। एक मीटर होता है, इसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, बता रहा हूं मैं। इसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। माउथ में लगा लेते हैं और एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। स्पायरोमीटर, इसको माउथ में लगाते हैं और एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर को माउथ में लगाते हैं और एयर को इनहेल एक्सहेल करते हैं। डॉक्टर कहता है माउथ में लगाओ। अब आजकल तो बहुत छोटे भी आ गए हैं, ठीक है, डिजिटल आ गए हैं। ये तो नॉर्मल केस में पहले इस तरीके से हुआ करता था, एक मॉनिटर होता था। जब इंसान एयर को ले रहा है, निकाल रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर या फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पर, तो इस तरीके से ग्राफ बनता था। इसको स्पायरोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोग्राम। तो स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप अपने लंग्स के यानी पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो। मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूं तो कितनी एयर ले रहा हूं, ठीक है। अब डीप ब्रीथ कर रहा हूं, कितनी एयर ले ली। डीप एक्सिल कर रहा हूं, मतलब फोर्सफुली, कितनी एयर निकाली, ठीक है। इन सबको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। और एक इस तरीके से ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाँ। अब बात करेंगे स्पायरोग्राम की, कि स्पायरोग्राम से आप कैसे पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो। तो समझना, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आपको। हाँ, इधर पल्मोनरी वॉल्यूम है, इधर स्पायरोग्राम है, इधर पल्मोनरी कैपेसिटी है। इसको समझाऊंगा, पहले वॉल्यूम समझो। आप इस समय नॉर्मल कंडीशन पर बैठे हो सारे के सारे। अब मैं तुमसे कहूं कितना एयर आप नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पर बैठे हुए आप कितना एयर ले रहे हो और कितना एयर निकाल रहे हो। कितना ले रहे हो, फिर कितना निकाल रहे हो, फिर कितना ले रहे हो, फिर कितना निकाल रहे हो, फिर कितना ले रहे हो और कितना निकाल रहे हो। ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। बिना प्रेशर के, बिना फोर्स लगाए आप लंग्स में जिस एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हो, बिना फोर्स लगाए, वो आपके लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है। मैं इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम पूछूं, क्या है इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। बिना प्रेशर के जितनी एयर इस कमरे में आ रही है और विंडो से उतनी ही लेयर बाहर जा रही है, आ रही है, जा रही है, बिना फोर्स के, वो इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम है। तो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर, इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर जो आप एयर लेते हो, निकालते हो, वो आपका टीवी टाइडल वॉल्यूम है। इनकी शॉर्ट फॉर्म मत भूल जाना, टीवी बोलते हैं। कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? 500 ml होता है। 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। कहां से कहां तक बोलोगे टाइडल वॉल्यूम? बस यहां से यहां तक जो दिख रहा है वो टाइडल वॉल्यूम है। ओनली टाइडल वॉल्यूम ये है, ठीक है। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर, इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, वो आपके लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई कितना होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इट इज अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल का मतलब है टाइडल के बाद। इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर, विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद, समझना मेरी बात, टाइडल वॉल्यूम के बाद आप कितना एडिशनल वॉल्यूम लंग्स में और भर सकते हो। यस, टाइडल वॉल्यूम के बाद एडिशनल कितना वॉल्यूम लंग्स में और फिल कर सकते हो, ये आपका
IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा. इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम. इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम. ये आपका IRV कहलाएगा. IRV कहलाएगा. IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम. IRV कितना होता है भैया IRV? याद रखना पड़ेगा आपको. 2500 से 3000 ml. ये आपका कहलाएगा IRB. 2500 से 3000 ml जो है वो क्या है आपका IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कोई डाउट? दो गए. अब मैं आपसे कहता हूं कि आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. एडिशनल जोड़ा ना, एडिशनल का मतलब है टाइडल वॉल्यूम के बाद. इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, तो अब समझो. पहले इसको निकाल दो, इसको निकाल दो. IRB को पूरा निकाल दिया. ये IRB गया. अब टाइडल को निकाल दो. टाइडल गया. अब टाइडल के बाद इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर. टाइडल के निकालने के बाद जितना और आप निकाल सकते हो, टाइडल के निकालने के बाद जितना और आप निकाल सकते हो, ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम. ये क्या कहलाएगा आपका? ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? सिंपल. 1000 से स्टार्ट करो, 1100 ml. ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जितना लंग से एयर बाहर निकाल सकते हो, इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml, इसको आप फोर्सफुली निकाल सकते हो. अब बताओ, कोई डाउट? 1000 से 1100 ml. यस, 1100 ml तक जो है आपका ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, अब बात करते हैं आगे रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको निकाला नहीं जा सकता, हमेशा लंग्स में रहता है. कल बताया भी था मैंने, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके लंग्स जन्म से पहले, जब मदर के यूट्रस में होता है वो, ठीक है, तो कोलैप्स होते हैं. जैसे ही बाहर निकलता है तो लंग्स में एक्सपेंशन होता है. एक्सपेंशन ड्यू टू पुलिंग फोर्स इन वॉल ऑफ लंग्स. यस, ठीक है. इंट्रा प्लूरल प्रेशर, क्लियर? बिल्कुल. उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, और एक वैक्यूम क्रिएट होता है. उसकी वजह से एयर भर जाती है और लंग्स अपना शेप ले लेते हैं, बस. ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो ऑलवेज आपके लंग्स में रहेगा जब तक आप जीवित हो. हाँ, आफ्टर डेथ जब लंग्स कोलैप्स करते हैं तभी निकलेगा. ठीक है, इसको निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इसको मेजर भी नहीं कर सकते हम किसी भी चीज से. ये हमेशा लंग्स में रहता है. इसको नापने के लिए अलग मेथड होते हैं, जिसमें कुछ इनर्ट गैसेस डाली जाती हैं, फिर वो निकाली जाती हैं. उसमें कुछ परसेंटेज देखा जाता है, उसके बेस पर उसको मेजर किया जाता है. स्पायरोमीटर से इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पायरोमीटर से उन्हीं एयर को मेजर कर सकते हो जिनको आप ले और निकाल पा रहे हो. ठीक है. रेजिडुअल का मतलब है जो लंग्स में रह गया, निकाला नहीं जा सकता. आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होगा? बस 1000 से 1100 उसको लिख दिया, तो उसको लिख दो 1100 से 1200 ml. सिंपल. ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर. ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, इसी के लिखता हूं. ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर. ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर समझ में आ गया होगा. नेगेटिव प्रेशर में समझा भी चुका हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, काफी बार.
नेगेटिव प्रेशर का मतलब है बच्चे ने जन्म लिया, इसके पिस्टन को मैंने पीछे खींचा, पिस्टन को पूरी ताकत से पीछे खींचा, ये पूरी ताकत से पीछे खींचा, ठीक है, अंदर वैक्यूम जनरेट हो गया, ठीक है, इस वैक्यूम जनरेट हो गया, इस वैक्यूम के अंदर लंग्स एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, और ऑलवेज उसको मेंटेन रखते हैं। देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज प्रेजेंट अवर लंग्स, ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, विच रिमेन्स इन लंग्स, ठीक है, जिसको आप इंस्पायर और एक्सपायर नहीं कर सकते, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, आरवी। कैसे याद रखोगे? 1100 से 1200 ऐसे याद रखो, ये हो गया 1000 से 11, ये हो गया 11 से 12, ऐसे याद रखो, 1000 टू 1100, 1100 से 1200, ठीक है। निगेटिव प्रेशर की वजह से होता है क्योंकि लंग्स एक्सपेंड करते हैं जन्म लेने के बाद, एक्सपेंशन होगा थोरेसिक चैम्बर में, तो एक शेप जनरेट कर लेंगे, क्योंकि वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, एयर ऑलवेज लंग्स में प्रेजेंट रहेगी, रेजिडुअल एयर जिसको निकाला नहीं जा सकता। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ये क्लियर होना चाहिए तभी मैं आगे करा पाऊंगा। नहीं बेटा, स्पायरोमीटर से लंग्स में बची हुई एयर को हम काउंट नहीं कर सकते। डेड स्पेस क्या होता है बताऊंगा अभी। हाँ बेटा, स्पायरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता। नेगेटिव किस वजह से होता है? फिर तुमने गधे वालों की बात कर दी, अभी समझाया ना बेटा। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, कल समझाया भी था, ये लंग्स हैं, जब बच्चा यूट्रस में है तो लंग्स क्या है? कोलैप्स हैं उसके, बिल्कुल चिपटे हुए, कोलैप्स, कोलैप्सिबल कंडीशन है। पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो लंग्स एक शेप में आते हैं, एक शेप में आते हैं, ये शेप में आते हैं आफ्टर बर्थ। शेप में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये थोरेसिक चैम्बर जो है ना, वो उसको शेप में लेकर के आ रहा है, ठीक है। और थोरेसिक चैम्बर जो बनता है ना, जैसे मानो ये ट्रैकिया है, तो ऊपर की टाइप साइड तो यहां से सील्ड है चैम्बर, ये सील्ड है ऊपर से, और नीचे डायफ्राम से सील्ड है, ऊपर यहां सील्ड है और नीचे डायफ्राम से सील्ड है, तभी तो एयर टाइट चैम्बर बना। बच्चे ने कहा नीचे तो सर डायफ्राम होता है, पर ऊपर क्या होता है? ऊपर कुछ नहीं होता, चैम्बर ऐसा होता है, ये ऐसा, यहां पर सील्ड होता है इस तरीके से। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट? अब नहीं है ना डाउट? ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, मसल्स में पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, तो एक कैविटी बनती है, आप समझ रहे हो, जिसके से लंग्स अपना शेप लेते हैं। समझ में आ गया? उसके से नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर का मतलब तुम समझे ही नहीं। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है आपने यहां इसे बंद कर दिया, ऊपर से मुंह से सील कर दिया, अब पंप को खींच लिया पीछे, अंदर वैक्यूम जनरेट हो गया ना, अंदर तो वैक्यूम जनरेट हो जाएगा ना, समझे मेरी बात? इसको बंद कर लो और खींच लो उसको नीचे पूरी ताकत से। मेरे तो हाथ में सर्जरी, इसलिए ताकत नहीं लगा पाऊंगा ज्यादा। खींचो उसको पूरी ताकत से नीचे, जब ताकत से नीचे खींचोगे तो अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, एक वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हटाऊंगा तो एयर अंदर आ जाएगी ना, तो जो एयर अंदर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर का मतलब वैक्यूम है। भाई किसी चैम्बर में, बोतल में वैक्यूम जनरेट कर दूं, वैक्यूम का मतलब है निर्वात, हवा है ही नहीं, और ढक्कन खोलूंगा तो तुरंत हवा बाहर से अंदर जाएगी ना, सिंपल सी बात है। अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर दिया आपने, जीरो से भी कम। वैक्यूम का मतलब है नेगेटिव प्रेशर, समझे या नहीं समझे? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको 4 प्रेशर बताए। डेड स्पेस, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता डेड स्पेस पर, तुम कहोगे तो अलग से करा दूंगा, क्योंकि वो अलग चीज है, डेड स्पेस है ही अलग चीज, बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अभी मैंने आपको 1 2 3 4 वॉल्यूम बताएं,
पल्मोनरी वॉल्यूम यानी इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच नॉर्म, समझना मेरी बात, तुम्हारा कमेंट एक बार और देख लूं, बाई चांस तुम्हारा दिमाग कहां घूम रहा है पता ही नहीं। डेफिनेशन तो कराऊंगा, स्पायरोमीटर, अरे पार्शली आर्शली नहीं होता भाई। हाँ टाइडल वॉल्यूम रिपीट करूंगा अभी, बीएमएस। चलो, यस वैक्यूम का मतलब ही है नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम का मतलब ही है नेगेटिव प्रेशर। अब समझो, पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर जो आप एयर ले रहे हो, ठीक है, और उसी को भर निकाल रहे हो, उसी एयर को फिर ले रहे हो फिर निकाल रहे हो, जो एयर आप ले रहे हो, ठीक है, या जो एयर आप निकाल रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, वो आपका टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, टीबी है। 500 ml 500 ml 500 ml, 500 ml के बाद 500 ml के बाद, ठीक है, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर, एडिशनल यानी टाइडल के बाद, टाइडल के बाद आप फोर्सफुली जितना वॉल्यूम लंग्स में भर लेते हो वो आपका IRV है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर इन लंग्स आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, IRB। ये 2500 से 3000 ml होता है, 2500 से 3000 ml IRV, ठीक है। अब बात करता हूं, IRV आपने निकाल दिया, आपने टाइडल निकाल दिया, अब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ERB, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Expiratory reserve volume is the additional volume of air which forcefully expire after tidal volume। टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना एयर आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, ERB, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? यस, ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? नो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया कुछ वॉल्यूम हमेशा जब तक जीवन है तब तक आपके लंग्स में रहेगा, निकाला नहीं जा सकता, वो आरवी है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, आरबी है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। इस इंसान को अगर मैं कहूं बेटा माउथ में स्पायरोमीटर लगा लो, ठीक है, अब स्पायरोमीटर से जो एयर जो लेगा निकालेगा वो यही तो एयर होंगी, ये वाली जो ग्राफ बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, इसको तो ले निकाल ही नहीं सकता ना, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी स्पायरोमीटर से हम मेजर कर ही नहीं सकते, नेवर। इसके लिए अदर गैसेस होती है, नॉट गैसेस, उनको हम यूज करते हैं, वो अलग मेथड है, ठीक है, मैनुअल मेथड कहते हैं उसको, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे कैपेसिटी, क्षमताएं। अब बात करेंगे हम क्षमताओं की, ये तो था वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम याद है तो सारी कैपेसिटी आपके टिप्स पर आ जाएंगी, 4 वॉल्यूम याद होने चाहिए आपके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, और किसी भी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए पहले आपको टाइडल वॉल्यूम पर आना पड़ेगा, मिडिल में आना पड़ेगा, नॉर्मल कंडीशन पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल कंडीशन पर आ चुके हो, आप कितनी एयर फोर्सफुली लंग्स में भर सकते हो, वो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, यस, विच इंस्पायर, ठीक है, विच इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल, नहीं, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम आप लंग्स में भर सकते हो वो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, IC, इंस्पायरेटरी
कैपेसिटी आईसी इजिकल टू टीवी प्लस आई आर वी। टीवी 500 होता है, आईआरबी क्योंकि कैपेसिटी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे 3000, कितना हो जाएगा आपका 3500 ml। ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया आपने, नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब है तो सांस ले रहे हो, सांस निकाली, सांस ले रहे हो, सांस निकाली, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया। आप कितनी एयर भर सकते हो, इसको भरोगे फिर इसको भरोगे। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस आई आर वी। टीवी प्लस आई आर वी आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कोई डाउट? हाँ 35 आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेटा, हमेशा कैपेसिटी में मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, 3000 नहीं लेंगे, ठीक है। या 3000 नहीं कि 500 जोड़ोगे ना, इसका मैक्सिमम ले लोगे 3000 और 500 टीवी हो गया तो 3500 हो गया ना। कैपेसिटी क्षमता, क्षमता के अंदर इनकी मैक्सिमम यहां पर है तो मैक्सिमम ले लोगे, इसकी मैक्सिमम 500 होती है 3500। ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वही आईसी। शॉर्ट फॉर्म मत भूल जाना, शॉर्ट फॉर्म पे ही क्वेश्चन आएगा आईसी। अच्छा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, अब सुनो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which forcefully expire आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लो, नॉर्मल सांस ले लो, ले ली, अब कितना एक्सपायर कर सकते हो, ये कर सकते हो और ये कर सकते हो। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप दो वॉल्यूम पूरी दम से निकाल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। टीबी निकाल सकते हो और ईआरबी निकाल सकते हो। ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी टीवी प्लस ई आर वी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी 500 प्लस इसका मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम कितना है 1100, 1100 कितना आ जाएगा 1600 ml। ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। तो दो क्लियर है आपकी। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बताई मैंने, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताई। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। डेफिनेशन बताता जा रहा हूं और आगे लिखाऊंगा भी, सारी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, टेंशन मत लो, सारी डेफिनेशन आगे हैं, एनसीईआरटी की सारी डेफिनेशन आगे हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन सारी बता रहा हूं, ये ट्रिक से पढ़ा रहा हूं मैं, तो एक डेफिनेशन तो आगे लिखी हुई है सारी की सारी, समझ रहे हो ना, डेफिनेशन सारी लिखी हुई है। तो ये क्या बताया मैंने भाई, आईसी क्या है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर, विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। पहले आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, ये इन और नॉर्मल एक्स, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लो, नॉर्मल इंस्पायरेशन का आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये आपकी ईसी की डेफिनेशन हो गई। वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितना निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो दोनों, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्लियर है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, अब मैं बात करूंगा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आता है, वाइटल कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी।
आपकी वाइटल कैपेसिटी, जो आपकी वाइटलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी वाइटल कैपेसिटी वीसी, वाइटल कैपेसिटी वीसी। अब समझना, आप फोर्सफुली एयर को लंग्स में भर लो, अब कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल दो, कितना मैक्सिमम भर सकते हो, मैक्सिमम भर लो, कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्लियर है बिल्कुल? यानी पूरा लंग्स को फिल करने के बाद मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकालने के बाद कितना मैक्सिमम भर सकते हो, सिंपल सी बात है। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। कितने वॉल्यूम आएंगे, एक दो तीन, तीन वॉल्यूम आएंगे वाइटल कैपेसिटी के अंदर। कौन कौन से वॉल्यूम आ जाएंगे, आ जाओ, टीवी आ जाएगा, प्लस आई आर वी आ जाएगा, प्लस ई आर वी आ जाएगा। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। वाइटल कैपेसिटी तीनों को जोड़ दो, कितना बैठ रहा है, IRB कितना है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है, तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 4 और 6, 4600 ml। अब बताओ, किसी को कोई डाउट, इन तीन वॉल्यूम में कोई डाउट? थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा इसको, मुझे लग रहा है। ओके, यहां तक कोई डाउट? अब बात करेंगे आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, इसको भी थोड़ा ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। अब बात करेंगे आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा पूछता बहुत है इसलिए बता रहा हूं मैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी सांस लेते हुए, नॉर्मल सांस लेते हुए लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता। समझने की कोशिश करना, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम सांस लो, इनहेल करो फिर एक्सेल करो, इनहेल करो एक्सेल करो, इनहेल करो एक्सेल करो। एक्सेल से टाइडल वॉल्यूम कर रहे हो, यानी इसको एक्सेल नहीं कर रहे, आपके लंग्स के अंदर है और ये तो लंग्स में रहता ही है। यानी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कितनी एयर को लंग्स में आप होल्ड कर पा रहे हो, सर ER भी कर पा रहे हैं और आर भी कर पा रहे हैं। यानी ERB और RB आपकी क्या है, ये दोनों मिला दिए हैं, क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी सांस लेते हुए लंग्स में एयर को रोकने की क्षमता। क्या फॉर्मूला है इसका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का, आप बोलोगे सर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई आप जो एयर ले रहे हो वो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, ओनली क्या नहीं ले रहे, ERB नहीं ले निकाल रहे, और RB तो निकाल सकते नहीं हो। यानी आप जो निकाल रहे हो वो ओनली और ओनली किसको निकाल रहे हो, आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को निकाल रहे हो, टाइडल को ले रहे हो, टाइडल को निकाल रहे हो। आप समझना मेरी बात, टाइडल को ले रहे हो, टाइडल को निकाल रहे हो। आप ERB को नहीं निकाल रहे, आपके लंग्स में है और ये आपके लंग्स में होती है। तो दोनों क्या है, आपकी फंक्शनल रहते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की क्षमता। FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या कहलाएगी भाई, ERB कितना होता है मैक्सिमम 1100 और वो कितना है 500, 1100 और 500, सॉरी 1100 और 1200, ये 1100 है ये 1200 है, 2300, 2300 ml। ये इसकी आपकी क्या कहलाएगी, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सांस लेते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की क्षमता, क्योंकि ये लंग्स में
होल्ड ये तो रहती है हमेशा, निकलती निकलती नहीं है। ये आपने निकाली नहीं है, आपने सिर्फ टीबी निकाला है, टीबी लिया है, टीबी निकाला है, ठीक है, टीबी लिया है, टीबी निकाला है। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? तुम आगे भाग रहे हो, टीएलसी में बता नहीं रहा हूं मैं अभी, यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चमका, ओके। नोट्स कैसे बनाएंगे इसका? जैसे मैं बना रहा हूं सेम ऐसे ही बनाओगे, डिट्टो। क्लियर, ओके। हाँ इसको ड्रॉ करना है बेटा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है। चलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। चलो अब एक चीज और बची है, तुम लिख रहे हो कमेंट में टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल, टोटल टोटल लंग कैपेसिटी। यस, आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी, सब कुछ जुड़ जाएगा इसके अंदर। टीएलसी में तो सब कुछ जुड़ जाएगा, चारों के चारों वॉल्यूम आ जाएंगे। ये कहलाएगी आपकी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। टी एल सी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में एक काम करो, ठीक है, चारों को जोड़ दो, 1 2 3 4, ठीक है, कितना टीवी आ जाएगा इसके अंदर? IRV आ गया, ERV आ गया, प्लस RV आ गया। चारों को जोड़ो, कितना बैठ रहा है भाई? 4600 के अंदर आप 1200 और जोड़ दो, ठीक है, कितना बैठेगा? 6 7 8 5 58, 5800 ml, 5800 ml, ये आपकी टीएलसी हो गई, ठीक है। अब इन क्षमताओं को मैं अलग से और समझाऊंगा, अलग से, अलग स्लाइड पर, ऐसे समझ में आएगा। देखो वॉल्यूम तो समझ में आ गए होंगे आपको, यहां से यहां तक टीवी है, यहां से यहां तक IRV है, यहां से यहां तक ERB है, और यहां से यहां तक आपका RB है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इनमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC क्या होती है अभी बताया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप दो जोड़ दोगे, टीवी, टीवी प्लस IRV, यानी ये दोनों को मिला दिया जाए तो आपको, इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। ये इसकी आपकी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। मैं तुमसे ऐसे भी तो कह सकता हूं, समझना मेरी बात, जल्दीबाजी मत करना। तुमसे ऐसे ही तो कह सकता हूं, वाइटल कैपेसिटी में से, वाइटल कैपेसिटी में से अगर मैं ERB को निकाल दूं, वाइटल कैपेसिटी में से ERB को निकाल दूं, समझना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या वाइटल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई इसमें से इसको निकाल दूंगा तब भी तो दो ही ये बचेंगे, बात तो एक ही है। मैं तुमसे ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछूं, VC माइनस ERB, बताओ क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी में से, भाई वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ गए, तीनों में से मैंने इसको निकाल दिया तो क्या बचा? ये दोनों ही तो बचे, बात तो एक ही है। भाई तीनों में से मैं इसको निकाल रहा हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो क्या बचा? आपका IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बची, ठीक है। ऐसे पूछो या ऐसे पूछो तो बात एक ही है ना, टीवी माइनस IRB या VC माइनस ERB, एक ही चीज है। ये थोड़ा मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा टिपिकल करें तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है।
यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक तरीके से और बात करें इसके अंदर, हम्म, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, समझना, या या टोटल लंग, टोटल लंग, टोटल लंग टीएलसी, टीएलसी में से मैं क्या निकाल दूं कि आपकी आईसी बच जाए। टोटल लंग कैपेसिटी में से भाई ये क्या थी, ये एफआरसी थी ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर मैं एफआरसी निकाल दूं तो क्या बचेगा, एफ आर सी निकाल दूं तो क्या बचेगा, तभी तो आईसी बचेगा। यानी आईसी को कई तरीके से पूछ सकता है टिपिकल करने के लिए, यस, हाँ, टिपिकल करने के लिए वो और भी तरीके से पूछ सकता है, यानी आपके दिमाग की वो एक्सरसाइज करवा सकता है। और अगर इसने करवाया तो उस प्रेशर में तुम गलत करके आओगे, तो गलती मत करना भाई। आईसी एक तो हो गया टीवी प्लस आईआरबी, एक हो गया वाइटल कैपेसिटी में से अगर ईआरबी निकाल दो, एक हो गया टोटल कैपेसिटी में से एफआरसी निकाल दो, भाई तब भी तो आईसी ही बचेगा। आई या नहीं आई, आई या नहीं आई? यस, एनटीए दे सकता है भाई, वो एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। उसके दिमाग में आ गया, अच्छा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, लाओ इस बार इनके दिमाग की एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है, इनके कंसेप्ट फंडे क्लियर है या नहीं है। और जहां उसने ऐसे क्वेश्चन घुमाए तो तुम फैल जाओगे, ठीक है, इसलिए तुम्हें फैलना नहीं है, तुम्हें मजबूत होना है, ठीक है। चलो, एक तो समझ में ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट। अभी मैंने बताया कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये हो जाएगी आपकी ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या कहलाएगी आपकी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अभी बताया मैंने, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, टीवी आएगा प्लस ईआरबी आएगा, टीवी प्लस ईआरबी आएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ भी क्या आ सकता है इसके अंदर, क्या कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, तुम बताओ, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं वाइटल कैपेसिटी में से मैं आईआरबी निकाल दूं, वाइटल कैपेसिटी में से आईआरबी निकाल दूं तो क्या बचेगा, वाइटल कैपेसिटी में से अगर मैं आई आर वी निकाल दूं, भाई वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ गए, इन तीनों में से मैं ऊपर वाले पार्ट को निकाल देता हूं तो दो ही तो बचेंगे नीचे, भाई ये तीन है वाइटल कैपेसिटी, इनमें से मैं आईआरबी निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, भाई ईसी बचेगा। एक ही तो बात हो गई, टीवी, भाई ये बोलो या ये बोलो, एक ही तो बात है, अलग अलग बात थोड़ी ना है। वो ऐसे पूछ सकता है आपसे, समझ गए ना मेरी बात, हाँ वो ऐसे पूछ सकता है आपसे, हाँ वो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, समझना मेरी बात। हाँ, यहां तक आई, समझ में नहीं आई? वो ऐसे भी पूछ सकता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है। और अच्छा, कोई और कंडीशन बन रही है, तुम बताओ, इसके अलावा कोई और कंडीशन बन रही है? देखो तुम कितना दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो, कोई और कंडीशन? हाँ, देखो कितने दिमाग के, नो सर नहीं, कोई नहीं बना पा रहे, दौड़ा दौड़ा दिमाग के घोड़े। आईसी माइनस ईआरबी, ना भाई, आईसी, आईसी, आईसी माइनस ईआरबी, नहीं नहीं, आईसी माइनस ईआरबी क्या हो जाएगा भाई, आईसी में ईआरबी आता ही नहीं है तो गलत हो गया है। तो टीएलसी माइनस आईसी, टीएलसी माइनस आईसी, नहीं नहीं, टीएलसी में से आप आईसी घटा दोगे तब भी इसी नहीं बचेगा। एफआरसी माइनस आरबी, एफआरसी, एफआरसी में से आरबी निकाल दो, एफआरसी में से आरबी निकालोगे तो ओनली ईआरबी बचेगा, भाई एफआरसी में से आरबी निकाल दोगे तो ईआरबी बचेगा। यहां भी देखो ना भाई, भाई एफआरसी ये तीनों है, ये दोनों एफआरसी हैं, एफआरसी में से आप कह रहे हो ये निकाल देते तो यही तो बचेगा, ये कहां आया? नहीं, बस दो ही कंडीशन आएंगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं,
आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपसे कहूंगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो तीनों जोड़ दोगे आप, तीनों वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। ये वाइटल कैपेसिटी आ गई। तो एक तो आपको समझ में आ गया वाइटल कैपेसिटी क्या है, वीसी। टीवी है, आई आर बी है, ई आर बी है। ठीक है। हाँ, अब यहां कह सकते हैं कि अगर मैं टीएलसी में से आरवी निकाल दूं, टीएलसी में से सिर्फ आरवी निकाल दूं, चारों में से इसको निकाल दो, इन चारों में से इसको निकाल दो, तो आपकी वाइटल कैपेसिटी तो बचेगी। बात एक ही है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, चारों में से टोटल लंग कैपेसिटी में से आप रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दोगे, तब भी तो वाइटल कैपेसिटी ही बचेगा। आई या नहीं आई? आई होगी। ठीक है, अब बात करूंगा मैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी एफ आर सी। तो एफ आर सी इजिकल टू क्या होगा? एफ आर सी इजिकल टू ई आर वी प्लस आर वी। अच्छा, मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर आईसी को निकाल दो, ठीक है, ऐसे तो कह सकता हूं टी एल सी माइनस आईसी। तो क्या कहलाएगी? भाई टोटल लंग कैपेसिटी में चार होते हैं, चार में से अगर मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को निकाल दूंगा तो यही तो बचेगा। भाई इन चारों में से इसको, चारों में से इसको निकाल दो। किसको निकाल दो? एफ आर सी, सॉरी आईसी। टीएलसी में से आईसी को निकाल दो, क्या बचेगा? एफ आर सी बचेगा। एफ आर सी ये है ना, ये एफ आर सी। तो एफ आर सी तो हम देख रहे हैं, ये एफ आर सी। कोई डाउट? अच्छा, और कोई तरीका है एफ आर सी निकालने का? और कोई तरीका है एफ आर सी निकालने का? एक तरीका और है, अगर मैं आईसी में, अगर मैं आईसी में ईआरवी जोड़ दूं, यस, अगर मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आरवी जोड़ दूं, सॉरी ईआरवी जोड़ दूं, ई आर वी, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, वो तो वाइटल कैपेसिटी हो गया। हाँ, वाइटल कैपेसिटी में लिख सकते हो। वाइटल कैपेसिटी में एक चीज और लिख सकते हो, आईसी के अंदर आप आरबी जोड़ दो। वाइटल कैपेसिटी में एक कंडीशन और लिख रहा हूं मैं, आईसी प्लस आरवी। अगर मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर, इसके अंदर इसको जोड़ दूंगा, तो आपकी वाइटल कैपेसिटी आ गई, कंडीशन यहां बन गई। हाँ, अब बात कर रहे हैं इसकी एफआरसी की। एफआरसी में ईआरवी प्लस आरबी हो गया, ठीक है। टीएलसी में से आईसी घटा दिया, ठीक है। और कोई कंडीशन इसके अलावा? कोई और कंडीशन? दोनों वॉल्यूम आने चाहिए बस। तो टीएल देखो, ऐसे निकालोगे, टीएल ये वॉल्यूम आना चाहिए। ये वॉल्यूम तभी आएगा जब टीएलसी, तो टीएलसी ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा इसमें। टीएलसी वाइट, या ऐसा कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, यही कंडीशन आएगी। ये आ गई, यह कंडीशन बन गई। आईसी में आरबी जोड़ दो, आईसी के अंदर आरबी जोड़ दोगे, आरबी नहीं ईआरबी। किसकी बात चल रही है भाई? आईसी में ईआरबी जोड़ दोगे, अरे आरबी कर दिया मैंने। हाँ, आईसी के अंदर आईसी प्लस ईआरबी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो बन गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो तीन ऑप्शन वहां गए, तीन यहां गए, दो यहां आ गए। अच्छा, इसमें भी कुछ और डाल सकते हो क्या? इसमें अगर मैं जोड़ने वाला डालूं तो इसमें बन सकता है। एक तो ये आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एफ आर सी नहीं, ठीक है, दो ही कंडीशन आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। टी एल सी, टीएलसी का एक तो वही सिंपल चारों को जोड़ दो, टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी। इसके अलावा भाई ये एनसीईआरटी में दे रखा है, वाइटल कैपेसिटी में अगर आप इसको जोड़ दोगे तो भी तो टीएलसी हो जाएगा, या वाइटल कैपेसिटी प्लस
रेजिडुअल वॉल्यूम। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं इसके ऊपर। एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। वाइटल कैपेसिटी में ये तीन आ गए, इसमें क्या जोड़ दो आप, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। अब बताओ सारी कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? FRC प्लस IC, हाँ ऐसा भी कह सकते हो बिल्कुल। TLC के लिए, TLC में ये भी कर सकते हो कंडीशन बिल्कुल। FRC में IC जोड़ दो तो भी TLC हो जाएगा। यस, FRC प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस IC, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, ये कुछ कंडीशंस लिख दी है मैंने। इसके अलावा भी आप चाहो तो कुछ कंडीशन बना सकते हो दिमाग लगा के। अब बताओ मजा आया नहीं आया? आया नहीं आया? बस पेपर में ऐसे ना है। देखो डरना नहीं है, ठीक है। मेरा काम है कि हर छुपी हुई चीजों को करा देना, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखी है कुछ कंडीशंस, तो एनसीईआरटी ने कंडीशंस दे रखी है तो हमें समझना भी पड़ेगा ना। अगर वो थोड़ी सी भी चीजें घुमा दे तो तुम कैसे करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसा एक ग्राफ बना लेना है। तुम बता दूं तुम्हें, डरना नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करो, बस ये कर लेना है आपको। देखो आराम से तुम क्या करोगे, ऐसा ग्राफ बनाओगे, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक ऐसा बना देना, एक नीचे ऐसा बना देना, ठीक है। इतना बना देना। अब तुम इतना समझ जाओगे ये क्या हो गया आपका, टीवी हो गया। इसके ऊपर ये क्या हो गया आपका, IRB हो गया, IRV। नीचे क्या हो गया ये आपका, ERB हो गया, ERV। और जो रह गया होगा नीचे वो क्या हो गया आपका, RB हो गया। सिंपल सी बात है। अब कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ भी आए, अब तुम यहां वो कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है भाई। IV इंस्पायरेशन वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, IC बन जाएगी। टाइडल वॉल्यूम और इसको जोड़ देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, EC बन जाएगी। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, VC बन जाएगी आपकी। चारों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी आपकी, TLC बन जाएगी। नीचे इन दो को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, FRC बन जाएगी। समझना मेरी बात। अब यही तुम जोड़ जोड़ के बना, घटा घटा के चीजें बना सकते हो, ठीक है। कि भाई इन दोनों को जोड़ दोगे, IC को जोड़ दो, और नीचे FRC को जोड़ दो तो TLC बन जाएगी। सिंपल बना के जब करोगे ना तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, किसी भी लेवल का। पर बना के करना, ऐसे ही हाइपोथेटिकल मत करना तो चक्कर खा जाओगे, ठीक है। और गलती करके आओगे। एग्जाम में आए या ना आए, पर हमारी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए, समझे या नहीं समझे। अब इसमें किसी में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा, इसमें कहीं भी कोई डाउट है? नहीं नहीं, पहले टेस्ट सिंपल दूंगा। पहला टेस्ट सिंपल होगा, माइनर टेस्ट हमेशा सिंपल होगा, मेजर टेस्ट हमेशा टिपिकल होगा। मेजर टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यस, मेजर में ऐसे ही आएंगे। मैंने जो जो भी डेटा लिखा है वो ऐसा ही है, वॉल्यूम ऐसे ही मेजर होगा बेटा। भाई सिंपल सी बात है, ईसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इन दोनों को मिला के तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। तो कैसे बनेगी भाई, टीबी प्लस ERB। भाई यहां क्या किया, वीसी में तीनों वॉल्यूम आ गए। तीनों वॉल्यूम में से अगर आप IRB निकाल दो, इतना निकाल दोगे तो यही तो वॉल्यूम बचेगा। भाई चाहे ऐसे देख लो या वैसे देख लो, बात तो एक ही है। कैसे भी कान पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और ऐसे तुम फटाफट निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी तरीके से कर लो। जैसे यहां लिखा था मैंने VC वाइटल कैपेसिटी, भाई IC का मतलब ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ERB का मतलब ये हो गया। जब आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ERB जोड़ दोगे तो आपकी वाइटल कैपेसिटी बन गई। सही तो है। TLC चारों, ठीक है भाई, चारों का मतलब 58 हो गया। 58 में से RB निकाल दो, ठीक है, तो यही तो बचेगा आपका, ये VC तो हुआ। कैसे भी कर लो बेटा, आएगा, निकल के आएगा। ये सारी मैंने प्रोबेबिलिटी लगा दी है। इसके अलावा भी दिमाग लगा के आप निकाल सकते हो, कुछ मैंने निकाल दी है।
समझ में आ गया? खूब घुमाएगा तो यहां घुमाएगा, इससे ऊपर नहीं घुमाएगा। ओके, तो मजबूत कर दिया है, अब आप हल्के नहीं हो, आगे बढ़ो। हाँ, अब इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, इसी में ऐड कर देता हूं, जगह है। आपसे पूछेगा, नोटेबल पॉइंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। इंपॉर्टेंट भी है। पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है जरा बताओ। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। लंग्स, वेंटिलेशन का मतलब होता है आना और जाना, आना और जाना, ठीक है? ठीक है, इसको रेट मतलब समझा, पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट निकालेगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट। ये पूछेगा पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला क्या होगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट। भाई इसमें टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग। भाई टाइडल वॉल्यूम कितना होता है भाई? 500 ml। नॉर्मल ब्रीथिंग में आप 500 ml एयर लेते हो निकालते हो? एक मिनट में कितने बार लेते हो निकालते हो टाइडल वॉल्यूम? 12 से 16 बार। 12 से 16 बार, यानी एक मिनट में आप 12 से 16 बार सांस लेते हो और निकालते हो। समझ में आ गया? तो जरा बताओ कितना निकल के आया? 500 में जरा करो इनटू, कितना निकल के आया? लगभग कितना निकल के आया पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट? 6000 से 8000। यस, 6000 से 8000 ml। ml में आएगा क्योंकि ml में है। 6000 से 8000 ml पर मिनट, इतना एयर आप ले रहे हो निकाल रहे हो, ठीक है? हाँ, लीटर में पूछे तो 6 से 8 लीटर पर मिनट, इतना आप एयर ले रहे हो और निकाल रहे हो। अब बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब है एयर का लेना और निकालना, एयर का लेना और निकालना। सर, यस सर, नो डाउट, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। बीएमएस, बीएमएस। एक बच्चा पूछ रहा है कल कोलैप्स वाला क्वेश्चन समझा दो। एक बैलून मेरे पास एक ही है, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? पर तो मैं समझाऊंगा तो सही, चाहे बर्बाद ही सही, बैलून की जगह कुछ और यूज करता हूँ। चलो थैली है यार, मजा आ गया, ठीक है। कहीं से लीक है यार, कोई नहीं। ये आपके लंग्स हैं बेटा, ठीक है? जन्म लेने के बाद एयर टाइट चैम्बर आपका लंग्स का बन गया। अगर कहीं से भी लीक कर जाए या एक्सीडेंट हो गया, छेद हो गया इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगी, कोलैप्स कर जाएगा। तो लंग्स आफ्टर डेथ भी कोलैप्स कर जाते हैं। और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर थोरेसिक चैम्बर के अंदर छेद हो गया, एयर टाइट चैम्बर के अंदर छेद हो गया, तो लंग्स क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि एयर बाहर निकल जाएगी, सिंपल सी बात। आई या नहीं आई? चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक एक क्वेश्चन आपका नीट का पक्का हो गया, चाहे कितना भी घुमाए, एनटीए उल्टा हो जाए, ठीक है? मतलब कोशिश करे तो कंडीशन जब सारी पढ़ लोगे
तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग के घोड़े पहले से तेज दौड़ेंगे और आप हर कंडीशन का मुकाबला कर पाओगे हर तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी टीचर से ज्यादा है, समझना मेरी बात। क्योंकि बच्चे का माइंड बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि वो चार चार सब्जेक्ट पर कमांड कर रहा है भाई। टीचर तो एक सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है, बच्चे को चार सब्जेक्ट करने हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी टीचर से भी ज्यादा होती है। नो डाउट टीचर का अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, ठीक है, पर बच्चे का चारों सब्जेक्ट पर कमांड करा रहा है, बच्चा बहुत बेहतर है, ठीक है। तो कम मत समझो अपने को भाई, ठीक है, सही डायरेक्शन मिल जाए तो हम फोड़ दोगे। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, क्या है इसमें, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं स्टार्ट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी तो करा दूं। यस, अरे भाई अभी एनसीईआरटी भी करानी है, क्वेश्चन भी कराने हैं इसके, तब जाके कमांड होगी तुम्हारी। नेक्स्ट, तो सारी डेफिनेशंस यहां दे रखी हैं, एनसीईआरटी मैंने स्नैप लगा दिया है। एक तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देख लो, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इट इज अप्रोक्स, कितना होता है भाई, 500 ml। अप्रोक्स कितना होता है, 500 ml, ठीक है, ठीक है। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली, भाई कितना एयर आप लेते हो निकालते हो पर मिनट, पर मिनट 6000 से 8000 ml एयर आप पर मिनट लेते हो निकालते हो, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली इतनी, ठीक है। अब आ जाओ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सेबल इंस्पायरेशन। दिस एवरेज कितना होगा, 3000 ml, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। एक्सपायर वॉल्यूम में कोई डाउट नहीं होगा, ईआरबी। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन, जो कितना होगा 1000 से 1100 ml। डेफिनेशन क्लियर है तीनों की, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अब आ जाओ रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स में रह गया, निकाला नहीं जा सकता, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स में रहता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन, दम लगा के निकालने के बाद भी लंग्स में रह जाता है, निकाला नहीं जा सकता ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, इसको निकाला नहीं जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब एवं वन कैन डिराइव वेरियस वॉल्यूम कैपेसिटी। अब कैपेसिटी की बात करते हैं, चलो। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, टाइडल निकाल दिया, नॉर्मल टाइडल निकाल दिया, टीवी निकालने के बाद आप कितना ले सकते हो, टीवी ले सकते हो और आईआरबी ले सकते हो, ये आपका क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। भाई ये टीवी, टीवी टीवी निकालने के बाद आप कितना ले सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन टीवी निकालने के बाद कितना ले सकते हो, टीवी और आईआरबी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आईसी, आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, ये आपका हो गया आईसी, कोई डाउट, आगे आ जाओ। एक्सपायर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। आपने टीवी ले लिया, टीवी, टीवी ले लिया, अब टीवी लेने के बाद कितना निकाल सकते हो, टीवी निकाल सकते हो और साथ में क्या निकाल सकते हो, ईआरबी, टीवी प्लस ईआरबी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, टीवी प्लस ईआरबी क्या कहलाएगा आपका, आपका कहलाएगा, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया उसने, अब इसको निकालोगे मैक्स मैक्स, ये इसी कहलाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन टीवी निकाल दिया, टीवी, ठीक है। इसके बाद कितना रह जाएगा, वही टीवी निकालने के बाद आपका ई आर बी रह गया, और क्या रह गया आपका आर बी रह गया, ये तो लंग्स में ही है, ये आपने निकाल दिया, ये नहीं निकाला, तो ये क्या कहलाएगा आपका एफ आर सी। टीवी निकालने के बाद जो लंग्स में रह गया, निकाला नहीं सकता, मतलब रह गया, वो आपका एफ आर सी है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी दम से आपने एक्सपायर कर दिया तीनों वॉल्यूम को, अब कितना ब्रीथ इन कर सकते हो, या ब्रीथ इन कर लिया तो मैक्स टू मैक्स कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो, इसमें तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे। ये टीवी है अगर, तो तीनों आ जाएंगे, टीवी के ऊपर क्या हो जाएगा आई आर बी, नीचे क्या हो जाएगा ई आर बी, तीनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों चारों चारों, ठीक है। इसके बाद ये भी तो बचा हुआ, तो टी एल सी, टीएलसी में चारों आ गए, टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी, या ऐसे भी कह सकते हो, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तब भी टीएलसी है, सारी कंडीशंस लिखा दी है मैंने, ठीक है। तो इन चारों को मिला दिया इन्होंने इंक्लूड दीज, या इन्होंने ऐसे क्या दिया कि वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो तो अभी आपकी टीएलसी हो जाएगी। अब बताओ आई या नहीं आई, बेटा आई या नहीं आई, आ गई। सर आप अपने डायग्राम एनसीईआरटी में डलवा दो, ठीक है, टेंशन मत कर, बहुत जल्दी कुछ ऐसा लेके आऊंगा जो बहुत अल्टीमेट होगा, ठीक है, यस बहुत अल्टीमेट, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब बारी आई आपकी, देखूं कितना समझ में आया कितना नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाफट रिस्पॉन्स दो। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ, क्लिनिकल, एक बच्चा यही पूछ रहा था क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है। क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब है आपकी डायग्नोसिस में जो हेल्प करता है, आपकी बीमारियों को ढूंढने में जो हेल्प करता है, समझ रहे हो ना, हाँ। तो स्पायरोमीटर, नहीं सॉरी स्फैग्मोमैनोमीटर, असेसमेंट ऑफ किसकी है, पल्मोनरी, पल्मोनरी फंक्शन, फंक्शन लंग्स, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी टर्म किसके लिए आ गया लंग्स, तो लंग्स के केस में आप क्या यूज करने वाले हो, ये तो नहीं यूज करोगे, स्फैग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं, स्टेथोस्कोप जो तुम कान में लगा करके सुनते हो हार्ट बीट, स्पायरोमीटर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट के लिए करते हैं, सबका यूज है, ठीक है। ये किसके लिए यूज करते हैं, अरे यार कौन है भाई, गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, स्पायरोमीटर, लंग्स के लिए कौन करेंगे, स्पायरोमीटर लंग्स के लिए, ये किसके लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट के लिए, स्टेथोस्कोप किसके लिए करेंगे हार्ट बीट, ये किसके लिए यूज करेंगे ब्लड प्रेशर बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर करना हो, ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर, हार्ट बीट में करनी हो स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर लंग्स के लिए, और ईसीजी हार्ट के लिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, विच इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, हाँ भाई, शॉकिंग रिजल्ट, थर्ड, नेहा थर्ड, उज्जवल
ठीक है, चलो अब इसका बताओ, विच इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होगा, अब तो उसमें लिखना पड़ेगा, इसमें तुम जल्दीबाजी मत करना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कितना होता है? IRV जरा बताओ। मैक्स टू मैक्स 300,000। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाएगा, तो ये कम हो गया, ये 3500 हो गया, तो गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एयर को बाहर निकालने की क्षमता, टीवी प्लस ERV। टीवी 500, ERV 1100, 1600 हो गया। कम होगा किससे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये सही है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ज्यादा होती है टीवी प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी कम होगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से, गलत है। वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से, भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। जो दो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, परफेक्ट। एसएसएन बताओ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी बात कर रहा है ये FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, सही है क्या ये? ERV प्लस RV सही है क्या? रीजन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू EC, EC इक्वल टू टीवी प्लस IRB, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ERB आता है, IRB नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया? सही हो गया। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हाँ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, कौन सा आ जाएगा? जो नए बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करने पड़ेगी इन क्वेश्चंस की अच्छी खासी। हाँ बेटा, नए बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, AR की, और नीट में AR पूछे जाते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू, अच्छा वही आ गया फिर से, कोई नहीं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, समझना, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम वो एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया यानी टीबी ले लिया, अब कितना एक्सपायर कर सकते हो? टीवी निकाल सकते हो और ERV निकाल सकते हो। ये क्या हो गई आपकी? टीवी निकाल दिया, ERV निकाल दिया, यानी EC क्या बोलेंगे इसको? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस ERV। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जब तक ऐसे बनाना नहीं सीखोगे ना, क्वेश्चन तुम सही नहीं कर पाओगे, समझे? यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। जरा मैच करो, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोडेड गिविंग बिलो। ओके, करो जल्दी फटाफट। टीवी प्लस ERV, ERV प्लस RB, क्या आएगा भाई? बहुत बढ़िया, सुपर, ये सही से मैच कर रखा है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन है और सही डेफिनेशन है, फर्स्ट आ जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। इफ अ पर्सन इनहेल with maximum effort and then exhale with no extra effort, volume of air exhale out will be its, क्या होगी जरा बताओ? अ पर्सन इनहेल विद मैक्सिमम एफर्ट, पूरी दम से सांस ले ली भाई इसने, पूरी दम से, एंड देन एक्सिल विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट, बस इसने ये निकाला
और टीवी निकाला और कुछ भी नहीं निकाला। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सिल आउट, कितनी एयर को उसने निकाला, किसको निकाला, मतलब टीवी और ये क्या था, आईआरवी। टीवी और आईआरवी क्या होता है, टीवी और आईआरवी को मिलाकर के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, देखो क्या लगा रहे हो भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आज तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी भाई। अच्छा ये तो खैर मैचिंग का है, तुम कर दोगे। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नया टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखूं क्या टाइम हो रहा है, 40 हो रहे हैं, हो जाएगा अभी। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझना अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है। मजा आया नहीं आया ये बताओ, अरे छुट्टी छुट्टी मत करो, देता मजा आया नहीं आया। हाँ 1 घंटा 40 मिनट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, मजा आया नहीं आया। अब लेक्चर को लाइक करो जबरदस्त वाला, ठीक है, और जो कमेंट करना है अपने मन की बात कह दो, एक बार मैं ढंग से पढ़ लूंगा, ठीक है। जो डाउट हो सारे लिख देना, अगली क्लास में सारे डाउट बता दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुपर, बेहतरीन। चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगली क्लास में करा दूंगा, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो आज यहां तक हो गया, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। इसके अलावा मैं होमवर्क में तुम्हें काफी कुछ और भी दे रहा हूं, ठीक है, काफी कुछ और भी है होमवर्क में, आपका प्रॉपर होमवर्क है जिसमें एनसीईआरटी फिलर मिलने वाला है आपको, और बीएमएस प्राइम मिलने वाला है। बीएमएस प्राइम वही मेरे हाथ से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपको फिल करने हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी पर और मास्टरी कराएंगे उनके अंदर तुम समझोगे, ठीक है। अगले चैप्टर से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा वो मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्वेश्चन सारे करके आने, होमवर्क पूरा करके आना है आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और डीपीपी आप लगाना चालू कर दो, ठीक है। जो असाइनमेंट में डीपीपी नहीं है, जो आगे अदर कंटेंट पड़ा हुआ है ना उसमें डीपी लिंक लगे हुए हैं, लिंक क्लिक करोगे तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी आपको, सॉल्यूशन डीपीपी सब कुछ खुल के आ जाएगा, ठीक है। बस तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मैं इतना कह रहा हूं, ठीक है, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी हो, इन चारों सब्जेक्ट में हम कोई भी इतना सा भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो तुम्हारे सिलेक्शन को रोकने में आड़े आए, समझ में आया, सबको हटा के फेंक देंगे। अब बस तुम्हारी मेहनत बची है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कोशिश हम भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहला टेस्ट है, ध्यान रखना इस बार, तो टेस्ट सबको देना है, और टेस्ट के बेस पर हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करेंगे आपसे, बिल्कुल फेस टू फेस, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें होने वाली हैं आगे, मेजर टेस्ट जब कुछ हो जाएंगे तो हो सकता है हम आपको बुला लें यहाँ पर अपने पास, ठीक है, यस, या कुछ गिफ्ट आपको प्रोवाइड कराएं बाई पोस्ट, आपके पास कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो चलती रहेंगी, ठीक है। तो हर टेस्ट को आपको सीरियसली देना है, ठीक है। और हो सकता है कुछ टेस्ट के इकट्ठे मार्क्स करने के बाद जो टॉप बच्चे परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, उनको आगे हम कुछ और एडवांस कुछ और चीज कराएं टॉप रैंकर में लाने के लिए, ठीक है। तो पहले ही बता दे रहा हूं मैं, जो लास्ट टाइम पर रैंकर्स के लिए हो सकता है उठा के अपने पास बुला करके लास्ट में हम रगड़ मतलब मेहनत करवा लें आपसे। तो टेस्ट को सीरियस देते रहना, आपके टेस्ट के मार्क्स बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो आपका आपस का इंटरेक्शन हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, चाहे वो लास्ट टाइम पर मेहनत करवानी हो, चाहे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवानी हो, आपसे कुछ ना कुछ करवाएंगे तगड़ा रैंक और जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो टेस्ट में परफॉर्म करते रहना, पहला टेस्ट है, अभी छोटा टेस्ट है, तो अगला टेस्ट भी छोटा ही आएगा माइनर, जिससे कि अभी बच्चे थोड़े थोड़े आ भी रहे हैं, थोड़ा बच्चा नया बच्चा भी है, थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है। और जहां 2 टेस्ट आपके हो गए 2 वीक लगातार, फिर मेजर टेस्ट आएगा, वहां से आपकी कमर टाइट होनी चाहिए, और वहां से आपके मार्क्स की बहुत वैल्यू होगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा, बाय। होमवर्क सबको करना है, एनसीईआरटी फिलर और मेरे कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उस सबको करने हैं। डीपीपी नंबर से कुछ नहीं होगा बेटा, आप डीपीपी डाउनलोड करोगे, फर्स्ट डीपीपी सेकंड डीपीपी पूरी कर लोगे, थर्ड डीपीपी में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको,
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली टॉपिक वाइज डीपीपी बनाई गई है, मैंने डीपीपी ऐसी नहीं बनाई है, मेरी डीपीपी बिल्कुल टॉपिक वाइज है। आपकी डीपीपी होती जाएंगी, ठीक है, बीच में दूसरा टॉपिक नहीं आएगा, एनसीईआरटी के टॉपिक के बेस पे मैंने अरेंज किए हैं सारे के सारे।